आज रात तक, अभी तक जब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं तब तक डोनाल्ड ट्रंप के इतने सारे अलग अलग बयान क्यों आए हैं, इसको जानने की जरूरत यहां बहुत ज्यादा है। और उसके साथ साथ ये भी कि डोनाल्ड ट्रंप आखिर अपशब्दों पे क्यों उतर आए, क्या इतनी झल्लाहट डोनाल्ड ट्रंप को हो गई, और भी खासकर अपने खास मित्र, अपने दोस्त के उसमें कि यहां साफ साफ ये तक अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी ईरान इजराइल के बीच। और जबकि ईरान पर इजराइल ने पहले हमला बोला, उसके बाद उसकी प्रतिक्रिया में ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला बोला, फिर अमेरिका सीधे आता है और ईरान के 3 परमाणु स्टेशनों पर हमला बोलता है, बम गिराता है और कहता है कि मिशन अकम्प्लिश्ड। और उसके बाद फिर लेकिन परिस्थितियां कुछ से कुछ और एक बेहतर स्थिति में न जाते हुए बल्कि बदतर स्थिति में परिस्थितियां नजर आती हैं। और वहां से फिर अब सीज फायर की ओर जाना अमेरिका का, और इसके सीज फायर का ऐलान करना, और की तरफ जाना नहीं बल्कि ऐलान करना, और उस सीज फायर को दोनों ही देश, एक तरफ इजराइल और दूसरी तरफ ईरान, मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं, यह भी दिखता है। जबकि 24 घंटे का समय दिया जाता है, 12 घंटे ये करेंगे, 12 घंटे के बाद वो करेगा। ये सारी बातें डोनाल्ड ट्रंप लिखते हैं अपने मैसेज में, जो ट्रूथ सोशल के जरिए वो पूरी दुनिया में फैलाते हैं इस मैसेज को, उसमें ये बातें लिखते हैं डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन क्या यहां से परिस्थितियां बदलती हुई नजर आती हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप जो मैसेज देते हैं उस मैसेज का पैगाम पूरी दुनिया में जाता है? क्योंकि अब वो कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में शांति हो गई, वो कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में शांति स्थापित हो गई है, और अब अमेरिका को ग्रेट बनाना, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा की बात कर रहे हैं। लेकिन क्या यहां से दूसरी तरफ जाएंगे वो? क्या वो देखेंगे कि हां पुतिन और जेलेंस्की वो भी शांति सीज फायर की तरफ बढ़ेंगे? और जिस नोबेल पुरस्कार के मिशन पे लगे हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप, क्या उस मिशन को भी पूरा कर पाएंगे? लेकिन नोबेल पुरस्कार तो तभी इनको डोनाल्ड ट्रंप को मिलेगा जब डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो पूरी दुनिया में शांति कायम करवाने में, शांति स्थापित करवाने में एक महती भूमिका निभाएंगे। हमारे साथ अमरीश मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। मिश्रा साहब, जरा आपसे समझना चाहता हूं, सुबह से लेकर शाम तक, कल रात से लेकर आज शाम तक घटनाक्रम, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया। देखिए, घटनाक्रम जो था वो ये था कि सबसे पहले अमेरिका पे ईरान ने हमला किया। अच्छा, उसके पहले भी अगर हम देख लें थोड़ा सा बैकग्राउंड, तो कल का दिन ऐसा था जब इजराइल की तरफ से हाय तौबा मचनी शुरू हो गई थी और ये बात होने लगी थी कि कहीं ना कहीं सीज फायर की तरफ बढ़ना चाहिए। विपक्ष ने शोर मचाना शुरू कर दिया था। उसके बाद इधर डोनाल्ड ट्रंप को लेके भी एक बहुत सारी कयासें लगाई जा रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप वाकई अब आगे क्या करेंगे, क्योंकि उनका जो बड़बोलापन था और जिस तरीके से ये संभावना सामने आ रही थी कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज ईरान बंद कर सकता है, उसको लेके मार्केट में, स्पेशली जो ऑयल मार्केट है, उसमें उतार चढ़ाव कल शाम से ही शुरू हो गया। ईरान की एयर स्ट्राइक से पहले ये पूरी स्थिति आ गई थी कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज जो ईरान बंद कर सकता है। और उसके बाद ये देखिए, उम्मीद किसी ने नहीं की थी, क्योंकि कुछ अमेरिकन से मेरी बात हुई थी कल ईरान की स्ट्राइक के पहले, तो वो यही कह रहे थे कि ईरान अगर करेगा भी स्ट्राइक तो 48 घंटा लेगा। और मेरे ख्याल से इस प्रोग्राम पे भी मैं कल 8 बजे था और ये चर्चा हुई थी, तो कुछ लोग, तो ये बात आई थी कि अभी वो ईरान जो है वो स्ट्राइक नहीं करेगा, क्योंकि सारी सिंपैथी ईरान के साथ है। ईरान पर हमला हो चुका है, उससे उसको काफी सिंपैथी मिली है, वो अभी सिंपैथी जाया नहीं होने देगा, और इस लॉजिक में दम था। लेकिन दूसरी तरफ एक और चीज पकड़ी, वो ये था कि ईरान में जो टॉप लीडरशिप, जो ईरान की मैच्योर टॉप लीडरशिप, जो सफाया जिसका इजराइल ने कर दिया था पूरी तरह से, उसकी जगह जो सेकंड रंग जिनको खामनेई साहब लाए सत्ता में और जिनको बैठाया, जो आर्मी के चीफ, IRGC के चीफ, एयरफोर्स के चीफ, यहां तक कि नेवी के टॉप ऑफिसर्स, ये सब लोग साफ हो गए थे। उनको जो बैठाया नए लोगों को, अब इन नए लोगों में एक गुस्सा था, और ये गुस्सा जो था, ये ऐसा भी नहीं है कि मतलब वो गुस्सा था, जोश था तो उसमें हो गया। इस चीज को लेके जब उनके जो लीडर है, उनका नाम मैं यहाँ नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन उन्होंने बात रखी खामनेई साहब की जो इनर सर्कल है, उसके सामने जो बात रखी गई वो ये रखी गई कि यूएस को बताने का, देखिए वो बात सही है कि ईरान को सिंपैथी, नॉन सिंपैथी, वो एक कैलकुलेशन हो सकते हैं, लेकिन अगर एक बार हमने स्ट्राइक कर दी, और उस स्ट्राइक में जाहिर सी बात है कतार में हमको स्ट्राइक करनी है, कतार ईरान का फ्रेंडली नेशन है, तो कतार को बिना बताए तो होगी नहीं, और कतार को बताएंगे तो वो यूएस को बताएंगे। तो यूएस जो भी उसमें करे, जितनी जल्दी हटा ले, नहीं हटाए, लेकिन स्ट्राइक अगर एक हमने अभी नहीं की तो सिंपैथी हमें मिलेगी, सहानुभूति हमें मिलेगी,
लेकिन हमें ताकत का हम एक मैसेज नहीं दे पाएंगे। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी पहले क्या जो जो दुनिया थी, इवन साउथ अफ्रीका का इंडिपेंडेंस जो मूवमेंट था, आखिरी मूवमेंट हमने देखा, और फिलिस्तीन का भी जो अभी नहीं, जो 7 अक्टूबर 2023 के पहले वो सिंपैथी पे चलता था, सहानुभूति। ये एक बहुत बड़ा एक फैक्टर था कि जब ये देखिए लोग रेसिज्म का शिकार हैं, लोग अपार्थाइड का शिकार हैं, फिलिस्तीन में मजलूम है, उनकी जमीन ले ली गई, वो बेचारे हैं। इस तरह की जो बेचारी वाली स्थिति थी, इसको सबसे पहले हमास ने बदला 7 अक्टूबर 2023 को, कि हम मजलूम हैं लेकिन बेचारे नहीं है। हम सशक्त संघर्ष कर सकते हैं, हम हथियार उठा के दुनिया की बड़ी से बड़ी जो पावर है, जिसके पास टेक्नोलॉजी है, उसकी टेक्नोलॉजी को हम दूसरी तरह से फेल कर सकते हैं, जो 7 अक्टूबर को हमास ने कर दिखाया। उसके बाद जो कल रात को, जो कल शाम तक ये फैसला नहीं हुआ था, जहां तक मेरी जानकारी है, जो पूरा एक जो डिबेट चल रही थी, वो ओल्ड स्कूल और न्यू स्कूल में चल रही थी। ओल्ड स्कूल के जो रेमिनेंट्स थे, क्योंकि ज्यादातर मारे गए थे, जो रेमिनेंट्स थे वो फिर भी कह रहे थे, और उसमें पेजेशिकियान भी जो वहां के ईरान के प्रेसिडेंट है, उनका भी घूम फिर के ये कह रहा था कि अभी थोड़ा रिस्ट्रेन। लेकिन जो नया एलिमेंट था वो कह रहा था कि रिस्ट्रेन ठीक है, सबको सिंपैथी ठीक है, लेकिन ताकत, पावर का एक मैसेज कैसे जाए। अब ये देखिए क्लासिक डिबेट हो गई और इसमें पावर जीत गई, और खामनेई साहब ने कहा कि देखिए, अगर if the weak has to assert itself or the weak has to assert, then he or she has to show his power। तो ये जो पूरी एक देखिए जो डायलेक्टिक्स चली, और इसमें यह तय हो गया कि अब हम अमेरिका पर स्ट्राइक करेंगे, और नतीजा उसका मिडिल ईस्ट में, अच्छा ये भी नहीं कि नतीजा जो भी हो देखा जाएगा, नहीं, वो बिल्कुल उसको सोचा गया था। रशिया से आराची दोनों सिनारियो डिस्कस करके आए थे, और उन्होंने भी मतलब आराची उस समय कहाँ थे ये हम लोग को नहीं बता अभी तक, लेकिन प्यूटिन से वो मिले थे, कल सबको पता है। चाइना भी उसके लिए तैयार था। रशिया ने, मेरी जो जानकारी है, कि अपना बेड़ा भेजने तक को, कि अगर कुछ एडवर्स फॉलो आउट होता है, अगर अमेरिका अटैक करता है, तो अपना बेड़ा भेजने को तैयार है। मैं बेड़ा शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि भारतीय जो है सातवें बेड़े को वो समझते हैं कि जो अमेरिका ने 1971 में भेजा था, जब पाकिस्तान से वॉर हो रही थी, भारत को डराने के लिए अमेरिका ने जो 7वां बेड़ा भेजा था। तो रशिया ने भी बेड़ा भेजने के लिए, एयरक्राफ्ट कैरियर भेजने तक की एक प्रॉमिस ये आराची ने उनसे ले ली थी। प्लस न्यूक्लियर वेपन्स का तो ऑफर रशिया ने पब्लिकली कर दिया था। अब इस पूरी स्थिति में ये खामनेई साहब का 86 ईयर ओल्ड मैन, उनका आप देखिए, वो खुमैनी साहब के स्कूल के पुराने, और लेकिन उनके अंदर वो जो क्रांतिकारी जो धार है, जो माओ से तुंग वाली, कि किसी भी स्थिति में चाहे वो 75 साल के हो जाए, लेकिन वो जो क्रांति वाली धार है, वो पावर का जो मैसेज एक देना होता है, चाहे वो मजलूम हो, चाहे वो कम्युनिस्ट ताकत हो, चाहे वो शिया रेवोल्यूशन हो, उसको जो एक ताकत का मैसेज, रेवोल्यूशन बिना ताकत का मैसेज दिए टिक नहीं सकता। इसलिए भारत में वामपंथी आंदोलन कमजोर हो गया, वो ताकत का मैसेज नहीं दे पाया, एक कारण। अब यहां पर जो ये बहस हुई, उसके बाद तो अमेरिका में जो अमेरिका की बेसिस पे स्ट्राइक हुई, सबसे तो पहले कतार के राजा को विश्वास ही नहीं हुआ कि ये हो सकता है, ये संभव भी है। हो सकता है उनको लगा कि ईरान में पता नहीं क्या हो गया, कुछ उथल पुथल हो गई है और नए कुछ लोग सत्ता में आ गए। और लेकिन जब डायरेक्ट बात हुई सुप्रीम लीडर के इनर सर्कल से, ये हो गया कि नहीं, ये होना है, और कतार एक फ्रेंडली नेशन ग्रुप है, और बयान भी ईरान का है, फ्रेंडली नेशन के रूप में हम आपको इतला कर रहे हैं। उसके बाद फिर अमेरिका को जैसे जल्दी खबर पहुंचाई गई, अमेरिका से जो हो सका उसने किया, अपनी चीजें हटाई। उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट भी किया, और सोचिए आपकी असर देखिए सच में। और वो जो पावर का मैसेज था, वह ईरान ने स्ट्राइक किया अल हुदूद बेस पे, सायरन बजे कुवैत, बहराइन, जॉर्डन, इजिप्ट, अरे मतलब कहा नहीं, मतलब टर्की तक ये पूरी ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि पूरे मिडिल ईस्ट में जैसे अटैक हो गया, और जगह से सायरन बज रहे थे। बहराइन, और बहराइन में तो आप जानते हैं कि वहां पर जो राजा है और शिया पॉपुलेशन है, वहां पर एक विद्रोह की स्थिति हमेशा रहती है। तो बहरीन वगैरह बहुत ही वनरेबल है, कुवैत भी बहुत वनरेबल है। तो सब जगह सायरन बजने लगे, सब लोग सऊदी अरेबिया की तरफ दौड़े। सऊदी अरेबिया को भी समझ में नहीं आया, फिर सऊदी अरेबिया ने एक बयान इशू किया, जो बाद में उन्होंने उसको दूसरी तरह से उसको वो कर दिया। उसके बाद जो स्ट्राइक हुई, और सोचिए ट्रंप का जो पहला ट्वीट आता है, ट्रंप का ट्वीट ये आता है, आई थैंक ईरान फॉर इन्फॉर्मिंग अस। इसका मतलब है कि वो पहले से ही तय कर चुका था कि हम हथियार डाल चुके हैं। लेकिन मजेदार बात राजीव जी ये है कि जो हॉट ब्लड, जो नया जो एक सेक्शन
खामनेई साहब के चारों तरफ था। वो कोई ट्रंप का माइंड रीडर नहीं था, लेकिन उसने समझ ली सिचुएशन। उसने कहा ट्रंप अभी एक तरह से प्रेशर में है ऑयल मार्केट के, और इसको हम इस्तेमाल करके अगर अभी हमला कर दे, ट्रंप वापस जवाब नहीं देगा। और वो सही हुआ। ये गैम्बल था ईरान के पार्ट में, बट इट वॉज अ रेवोल्यूशनरी गैम्बल, और इस गैम्बल को उन्होंने लिया, वही हुआ। ट्रंप स्ट्राइक नहीं कर पाया, इजराइल ने मौका देखा। अब आप देखिए, ये जो झुड़भैया जो लठैत होते हैं, इनकी जो मानसिकता होती है, इजराइल ने मौका देखा कि बाप चुप हो गया, तो वो अब उन्होंने 3-4 हमले कर दिए कि इसी बहाने चलो हम कुछ भी कर देंगे, खामनेई को पता नहीं क्या। मतलब वो इस समय बड़ी मॉडर्न सी सोच इजराइल के अंदर है। तो उनके जो है उन्होंने 3-4 हमले कर दिए, और उसके बाद ईरान ने जो 12 वेव्स छोड़ी, और उसके बाद जो बीर शिवा में जो हालत हुई है, हमारी खबर है सैकड़ों मारे गए हैं। अभी तो इजराइल ने कहा 8 मारे गए टोटल उसने। अच्छा, एक चीज और राजीव जी मजेदार बात बताएं, आज गाजा की जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, जो इजराइल की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, उसने जो आंकड़े जारी किया वो कितने हास्यास्पद है। उन्होंने कहा कि टोटल जो 12 दिन की लड़ाई हुई, जो एक 10 दिन के करीब, जो ये 12 तारीख से शुरू हुई थी, तो टोटल जो 12 दिन की लड़ाई हुई उसमें 28 इजरायली मारे गए, 3,238 घायल हैं। आप गैप देखिए, ये रेशियो देखिए, 28 मारे गए, 3,238 घायल हैं। ये संभव ही नहीं। इसका मतलब है कि जो मारे जाने वालों की संख्या है वो बहुत ज्यादा। आप देखिए, अब गाजा में अगर 50,000 मारे गए, 1 लाख इंजर्ड हुए, वो समझ में आता है। लेकिन अब आप कहिए कि 28 मारे गए और 3,238, मतलब कितने टाइम ज्यादा। तो ये जो देखिए मोर देन 10 टाइम्स, तो ये पूरा इजराइल की पोल खुल गई। और उसके बाद इजराइल ने आज फिर हिमाकत की, आज फिर उसने एक स्ट्राइक करने की कोशिश की, जिसपे ट्रंप का वो ट्वीट आया। अब ट्रंप भी देखिए, वो अभी जो पूरी सिचुएशन जो हमको खबर है कि गाजा को लेके ट्रंप अब एक प्रेशर डालने वाले हैं नेतन्याहू पे, और फ्रांस वगैरह का बयान आना शुरू हो गया है कि भाई ईरान वाला मसला अब इससे हटके अब गाजा में एक सीज फायर करो, या ह्यूमैनिटेरियन एड कम से कम अलाउ करो। लेकिन एड तो ऑलरेडी वहां पर इजराइल और अमेरिका दे रहे हैं, और जो गोली भी चला रहे हैं। जो एड लेने आ रहा है, पहले वो मरता है, पहले उसके लोग मरते हैं, और करीब 50-60 लोग मरते हैं। आज ही करीब 100 लोग मारे गए, मतलब शहीद हुए। तो 50-60 लोग शहीद होते हैं, उसके बाद थोड़ी बहुत एड दी जाती है। तो इस मॉडल का फ्रांस पहले ही विरोधी है। उसने कहा है कि इस मॉडल को हम नहीं मानेंगे, हम यूएनओ के थ्रू करेंगे, हम और बाकी एजेंसीज के थ्रू करेंगे जी। अब जो इंटरनल सिचुएशन इजराइल की है, उसमें जो विपक्ष है वो फिर हावी हो रहा है। उसमें जो मेरी खबर है कि जो पार्लियामेंट है उसमें देखिएगा, आपको याद होगा कि ईरान पर जब हमला किया नेतन्याहू ने, उसके पहले एक वोट हुआ था जो नेतन्याहू ने केवल 8 वोटों से जीता था। 61 वोट नेतन्याहू के कोलिशन को मिले थे और 53 ऑपोजिशन, और वो बिल ऑपोजिशन लाया था सरकार गिराने का। अब वैसे ही बिल आने वाला, करीब 1 हफ्ते 10 दिन में वो एक बिल और आएगा जिसमें और इंक्वायरी वगैरह होगी, उसमें लैप्सेस बहुत पाए जाएंगे। अभी से आज से ही विपक्ष ऑफेंसिव है, और मतलब अपने ऑफेंसिव उसने लिया हुआ है। और उसके बाद आप देखिए कि ये नेतन्याहू के लिए संकट गहराएगा, और ये फिर कुछ ऐसा एडवेंचरिज्म करेगा। फिर ये रुकने वाला नहीं है, ये फिर ईरान पे हम, क्योंकि इसके दिमाग में रिजीम चेंज आ गई है, और अभी भी इसको एक ये सोच रहा है कि मोसाद के एजेंट्स यहाँ नहीं तो अजरबैजान में है, आर्मीनिया में है, आसपास के देशों में कुछ हैं, और उनका नेटवर्क है, तो उनको हम कैसे कर, मतलब उसका दिमाग अभी इसी पे चल रहा, क्योंकि वो जानता है कि अगर उसकी सरकार गिर गई तो वो जेल में होगा, उसके साथ कुछ भी हो सकता है। वो और जेल में तो उसको रहने की आदत नहीं है, अपने बेटे की शादी के लिए रो रहा था। तो आप सोचिए उसकी डेस्परेट मेंटालिटी, इस समय वो कुछ भी कर सकता है। देखिए अभी भी स्थिति बहुत नाजुक है। मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि अभी भी स्थिति नाजुक है। सीज फायर से कोई बहुत ज्यादा रिलीफ नहीं अभी मिली है, पूरी सिचुएशन वोलेटाइल है मिडिल ईस्ट, वेस्ट एशिया। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे थे। जरा इसी बात को आगे बढ़ाते हैं, जल्दी जल्दी समय खत्म हो रहा है। बीच में थोड़ा एक इंटरप्शन, माफी चाहूंगा उन तमाम अपने साथियों से कि थोड़ा एक वीडियो सेक्शन में कुछ वायरस अटैक आ गया था, जिसको हमारे फायरवॉल ने उसको रिजॉल्व कर दिया है, और सब कुछ ठीक है। और स्ट्रीम जैसे हम लोग आपके साथ जुड़े हुए थे वैसे ही जुड़े हुए हैं, और इस लाइव कार्यक्रम में आप लोग जुड़े हुए हैं, आप लोग हमारी बातों को सुन रहे हैं, हमको सराहते हैं, और हम कोशिश ये करते हैं
कि फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन सीधे जो है जैसा है वो आप तक पहुंचाएं बिना लाग लपेट के। वही यहां पर डिस्कशन चल भी रहा है, इजराइल और ईरान के बीच और इन सब के बीच अमेरिका का रोल, और उसमें भारत के रोल और चीन और रशिया के रोल की बात भी हम लगातार कर ही रहे हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यहां पर कह रहे थे, बहुत सारी बातें हुई हैं, एक महत्वपूर्ण बात कह रहे थे यहां अमरीश मिश्रा जी, जिसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। कह रहे हैं कि इजराइल यहां मानेगा नहीं, वो आगे भी ईरान की तरफ नजरें निगाहें टिकाए रखेगा, क्योंकि रेजिम चेंज का मामला यहां है जिसको दबाने की कोशिश हुई थी और उसको पहले तो लाया गया, जैसे इराक में लाया गया था, केमिकल वेपन्स उनके पास है और सद्दाम हुसैन के खात्मे तक की कहानी हम लोग जानते हैं, और उसी ढंग से ईरान की तरफ अमेरिका और इजराइल दोनों की निगाहें टिकी हुई हैं। क्या इस बात को आप भी समझते हैं? जरा पहले अनिल जी आपके पास, फिर प्रशांत जी आपके पास आता हूं। क्या अनिल जी आपको भी लगता है कि यहां खामैनी साहब को हटाना हमारा मेन मकसद है, अगर इजराइल की तरफ से देखा जाए, अमेरिका की तरफ से देखा जाए तो? मुझको दूसरा वो जस्ट अपोजिट लग रहा है। उसको नेतन्याहू को अपनी सत्ता बचानी है। हाँ वो तो है, वो इसी के लिए उसने चालू किया था ये। और जो ईरान का भी मसला लाया, लेबनान, सब पूरा तहस नहस करके रख दिया है, वो सिर्फ अपने बचने के लिए। और दूसरा जो आर्म्स इंडस्ट्री है इजराइल की, वो ये सब एक्सपेरिमेंट करती है कि कौन कौन हथियार जो है काम कर रहा है। जो वो डोम वाला चला था, इंटरसेप्शन वाला, कि कुछ घुसने नहीं देता है, तो वो उनका एक बड़ी किताब है, वो इजरायली नहीं लिखा हुआ है। उसका पूरा आर्म्स इंडस्ट्री कैसे वहाँ काम करता है, लोगों को मार करके कैसे वो जो है एक्सपेरिमेंट करता है और वो बताता है, अपना मार्केटिंग करता है। तो वो एक बहुत बड़ी लॉबी है। लॉबी मतलब वहाँ इंडस्ट्री है। नेतन्याहू उसी का रिप्रेजेंटेटिव है। तो वो जो है वही वो एकदम नहीं चाहता था कि ये हो जाए, क्या कहते हैं, ईरान का जो समझौता हो रहा था, बातचीत चल रही थी, वो तो पहले से ही एनपीटी में और इसमें है ही, उसके बाद आया। लेकिन अभी क्या मैं देख रहा हूं कि अमेरिका अलाउ नहीं करने वाला है, क्योंकि ये जो आपका आया है ट्रंप का भी कि हम लोग अब विदेश में शांति हो गई है और हम जो है सो अपने पर अब ध्यान देंगे, ये एक बहुत बड़ी बात है। ये एक रिट्रीट है, ये एक दूसरा ऐलान है सीज फायर का कि अब अमेरिका बाहर नहीं लड़ने जा रहा है, ये अपने डोमेस्टिक ये में इशूज पे रहेगा। लेकिन वो बिल कौन सा है जिसके महान होने की बात वो कर रहे हैं, वो अगर वही बिल है जो रशिया पर सैंक्शन वाला बिल है, तब तो विदेश वाला तब नहीं लग रहा है। अब वो उसमें क्या क्या है वो देखना पड़ेगा। एक और बिल है पहले से भी, जिसके के बारे में जो एलन मस्क और उनके बीच में था वो मामला, तो वो अब वो उनका, लेकिन ये सीज फायर का दूसरा ये है रिट्रीट का, ये कॉम्प्रिहेंसिव रिट्रीट का, ये आप मान सकते हैं। लेकिन इससे अनिल जी एक बात तो होगी कि शायद अब नरेंद्र मोदी साहब को जो बार बार सीज फायर सुनना पड़ता था, 17 बार गीत सुन चुके नरेंद्र मोदी भी डोनाल्ड ट्रंप के मुख से, नहीं। वो शायद थोड़ा कम होगा, ऐसा नहीं है? नहीं, मेरा उसमें दूसरा मानना है। अब तो ये पता चल गया कि वही सीज फायर करा रहा है सब जगह, तो आप ये झूठ क्यों बोल रहे हो कि सीज फायर वो नहीं कराया? मतलब इतने विपक्ष तो यहाँ हिंदुस्तान में इतना ही कर रहा है ना, सीज फायर का कोई किसी ने विरोध नहीं किया है। सीज फायर में ट्रंप ने पहले क्यों बोला, और आपने बताया नहीं लोगों को कि ट्रंप को हम से के बातचीत कर रहे हैं। मसला यही तक है। तो सीज फायर का विरोध नहीं किया है हिंदुस्तान में। भारत में जो भी विपक्ष की पार्टियां हैं, उनका कहना है सीज फायर के बारे में कुछ नहीं है। सीज फायर का ट्रंप ने ऐलान क्यों किया? ये बोल रहे ट्रंप ने ऐलान नहीं किया। अब तो ये साबित हो गया कि ट्रंप ही ऐलान कर रहा है सब जगह, तो आपका भी ऐलान वही किया। वो तो और उस पे मुहर लग गई कि कांग्रेस सही कर रही थी, विपक्ष की पार्टियां, कि ट्रंप ने ही करवाया है। और ये बात ये मान ले, ये बेवजह जो है ये क्या कहते हैं, मुझ पर ताव देके घूम रहे थे किसी वजह से। क्या अभी नेतन्याहू को, अच्छा एक चीज और, एक लास्ट पॉइंट कहना चाहता हूं कि एक और चीज इससे साफ हो गई कि ट्रंप के साथ जो भी दोस्ती करेगा, चाहे नेतन्याहू हो, मोदी हो, कोई भी, वो बेइज्जत होना पक्का है उसका।
अब वो कब उसने स्ट्राइक कर दिया, फिर स्ट्राइक वापस, ये क्या कहते हैं, सीज फायर भी हो गया और ऐलान भी उसी ने कर दिया। नेतन्याहू का जीरो हो गया, उसका तो कुछ हुआ ही नहीं। अब तो लोग यही समझ रहे हैं कि ट्रंप ने ये किया, जबकि इजराइल चाहता था। लेकिन अब तो लोगों का यही मैसेज गया ना कि ट्रंप ने ये करवा दिया, नेतन्याहू नहीं चाहता था वो भी सीज फायर, लेकिन वो मानना पड़ रहा है। अब उसकी जो डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसी है, वो जैसे मोदी जी को प्रॉब्लम हो गया, नेतन्याहू को भी यही प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा। जी, नेतन्याहू साहब को भी यही प्रॉब्लम। लेकिन क्या आपको भी लगता है प्रशांत जी कि यहां पर इजराइल जो है वो फिर ईरान की तरफ देखेगा? जी की बात से सहमत हूँ कि अभी हमको हफ्ता 10 दिन इंतजार करना पड़ेगा, देखना होगा। पहली बात कि देखिए, ईरानी लोग, जितना मुझे तजुर्बा है, बहुत बेहतरीन नेगोशिएटर हैं। और कतर में हमला, अमेरिकन बेस पे हमला जो हुआ है, वो नेगोशिएशंस के बीच में हुआ है। सिद्धांत रूप में एंटर कर गए थे सीज फायर के, तो नेगोशिएशंस में के बीच में वो हमला हुआ है। तो अभी कुछ बातें सामने आएंगी। ईरान इतनी आसानी से चीज़ें को मान नहीं गया होगा, एक बात। दूसरी बात कि ये प्रयोग, थोड़ा सा विषय से हट के बात कर रहा हूँ, कन्वेंशनल वेपन का ये प्रयोग होना था दुनिया के थिएटर में, वॉर थिएटर में। क्यों? क्योंकि ज़ेलेंस्की $600 के ड्रोन से $250 मिलियन के अगर हवाई जहाज उड़ा देगा रशिया में घुस के अंदर, और एक नहीं 41 हवाई जहाज उड़ा देगा, तो ये लॉकहीड मार्टिन क्या करेगा? क्या ये रीगल के सामने कपड़ा बेचेगा आके? तो ये वेपन की इंडस्ट्री क्या करेगी, जो पूरी इतनी अरबों खरबों डॉलर की इंडस्ट्री है। तो ये कन्वेंशनल वेपन का ये प्रयोग होना ही था। पुतिन ने नहीं किया किसी और वजह से, तो यहाँ हो गया। तो ये एक तो उसकी रेलिवेंस जो है कन्वेंशनल वेपन्स की, ये साबित करनी थी। दूसरी बात, चलते थोड़े समय के लिए इजराइल, वहाँ क्या हो रहा था? वहाँ लोग सूटकेस लेकर अपने देश छोड़ रहे थे। अगर हवाई रूट बंद हो गए थे तेल अभी, तो वो पानी के समुद्र के रास्ते से जा रहे थे वापस। जी, इजरायली कभी बंकर में नहीं रहा था। जो हमले होते थे वो वेस्ट बैंक में होते थे। तेल अवीव में रहने वाला इजरायली बड़ा महफूज था, उसको बंकर में रहना पड़ा, उसको मेट्रो, अंडरग्राउंड मेट्रो के अंदर जाके स्टेशनों में रात बितानी पड़ी। ये इजराइल के अंदर पब्लिक ओपिनियन नेतन्याहू के खिलाफ बन रही थी, जो मैं ये मानता हूँ कि रुकेगी नहीं। वो कमजोर होकर निकले, वहां पे हमको वॉच करना पड़ेगा क्या होगा। तीसरी बात कि देखिए, स्टेज बाय स्टेज क्या किया। पहले जनरल्स को मारा, साइंटिस्ट को मारा ईरान के, उसके बाद उन्होंने उनके फोर्दो और नतांज और 3 न्यूक्लियर साइट पे हमले किए। उसके बाद भी ईरान रुका नहीं। खमनेई को पर्सनली मारने की धमकी दी। वो धमकी का मतलब ये था कि वो कम्युनिकेशन से हट जाए, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से वो हट भी गए, लेकिन उनका जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस था वो गड़बड़ नहीं हुआ। उन्होंने सारे महत्वपूर्ण फैसले लिए, चाहे वो पर्सनल कोरियर के थ्रू ये काम हो रहा था, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में वो नहीं थे ताकि ट्रैक ना हो सके। इन सब के चलते ये हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्यों हो रहा है ये, समय क्या है? 27 तारीख से, हम लोगों को याद रखना चाहिए कि हम मुस्लिम वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे हैं। 27 तारीख से मुहर्रम का महीना शुरू हो रहा है। आज 24 तारीख है। अगर ये युद्ध लंबा खिंचता तो ईरान अभी भी नैतिक रूप से जीत गया, लेकिन ईरान हीरो बन जाता। और ये जो अमेरिकी पिट्ठू है अरब वर्ल्ड के, जो अब्राहम अकॉर्ड वाले और वैसे भी जो अब्राहम अकॉर्ड में शामिल नहीं हुए, वो भी जो अमेरिकी पिट्ठू हैं, उनकी स्थिति बड़ी नाजुक हो जाती। क्योंकि वहां पे अगर ये पूरे मुहर्रम के समय ये अगर
चालू होता और ईरान मिसाइल भेजता रहता और युद्ध चलता, तो अरब वर्ल्ड के अंदर सेकेंड अरब स्प्रिंग का माहौल बनता। ये भी घबराए हैं, इन्होंने पैनिक कॉल्स किए होंगे, तो इसलिए ये इतनी जल्दी से सीजफायर हुआ है, जिसकी की उम्मीद नहीं थी। अब देखना ये कि नेतन्याहू कितना सस्टेन कर पाते हैं। रिजीम चेंज कहाँ होगी, हम अगले 10-12 दिन में देखेंगे कि रिजीम चेंज की हवा कहाँ चल रही है। जी राजीव। डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है और बयान में कह रहे हैं कि मैं ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं चाहता। सत्ता परिवर्तन बहुत अराजकता लेकर आता है। ईरान के पास बहुत तेल है, वो बहुत बेहतर कर सकता है। ये बात कह रहे हैं, अभी सत्ता परिवर्तन की बात हम लोग कर रहे थे और देखिए अभी ये बयान आ गया। ये ट्रंप जो है वो बिजनेसमैन है और उनकी निश्चित तौर पे अब हम देखेंगे कि किस तरीके से वो ईरान को के साथ वो बिजनेस डील भी करते हैं। वो हर सेंटेंस में, उनके हर वक्तव्य में डील वर्ड जरूर आता है। चाहे वो किसी, अभी आपने देख लिया 250वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं, उसमें भी डील की बात कर रहे हैं। यहां जब सत्ता परिवर्तन की बात आ रही है तो उसमें भी कह रहे हैं कि ईरान के पास बहुत तेल है, उसको कोटेड। बाकी बातें नॉर्मल है लेकिन ईरान के पास बहुत तेल है, इसको कोट कर रहे हैं, यानी साफ समझ में। फिर चाइना को कह रहे हैं कि आप अब चाइना तुम तेल खरीदते हो, खरीदो, हमारे से भी खरीदो, यानी हमसे भी दोस्ती कर लो। रूस से किए हुए हो, ईरान से किए हुए हो, और हमको पता है कि रूस और ईरान दोनों से तुम तेल खरीद रहे हो, जैसे भारत खरीद रहा है, तो वैसे हमसे भी खरीदो। तो डील चारों तरफ से है। अमरीश मिश्रा जी, जरा आखिरी कमेंट डील को लेकर, और यहां पर जो प्रशांत टंडन जी बात कह रहे हैं उस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाने की जरूरत है कि ईरान के साथ जब बात आती है और यहां पर आयतुल्लाह अली खामनेई साहब जो हैं वो क्या अब थोड़े से सहज हो गए होंगे डोनाल्ड ट्रंप के लिए, इसलिए या यहां पर वो डोरे डाल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब। कतर बीच में है तो इसका मतलब है कि थोड़ी सी सहजता होगी, ऐसा माना जाए। क्योंकि देखिए हुआ क्या है, ईरान में एक दो रिजीम चेंज ये लोग चाहते हैं तो वो तो नहीं हुआ, लेकिन दूसरी तरह का रिजीम चेंज हो गया। जो थोड़ा बहुत लिबरल्स थे वो मारे गए, रेवोल्यूशनरी रेडिकल्स पावर में आ गए। बात समझ रहे हैं? अब रेडिकल फोर्सेस पावर में आ गई। खामनेई साहब की जो नई टीम बनी है वो बिल्कुल वो और ज्यादा, अब उनको क्योंकि मैं क्रांतिकारियों के लिए कट्टर शब्द इस्तेमाल नहीं करता, उसका मतलब कंजर्वेटिज्म होता है, अलग होता है। और ज्यादा रेवोल्यूशनरी लोग और ज्यादा एंटी अमेरिकन, एंटी इजरायली फोर्सेस इस समय ईरान की सत्ता में आ गई और पेजिशकियान वगैरह भी पीछे चले गए। जो इस समय जो पूरी, जैसे मूसवी को आप लीजिए जो इस समय ईरान के चीफ हैं आर्मी के, और आईआरजीसी की जो कमांडर पॉपकोर हैं, मोहम्मद पॉपकोर, ये दोनों को आप देखिए, ये दोनों वो लोग हैं जिन्होंने हथियार लेके लड़े भी हैं जब इराक ईरान वॉर में। रेवोल्यूशनरी जो एरा में ये लोग पूरा अहमदीजात के साथ ये लोग पूरा वो जो एक बड़ा होस्टेज टेकिंग एक एक्शन हुआ था अमेरिकन एम्बेसी में, उसमें भी ये लोग कहीं ना कहीं जुड़े थे। क्रांति में इन लोगों ने गोलियां चलाई। ये देखिए दूसरी, ये जो पूरा जो एक सेक्शन आया है, ये कटिबद्ध है कि हम मिडिल ईस्ट से अमेरिका को हटाएं और इजराइल का वजूद खत्म करें, और ये जल्दी से जल्दी हो। मतलब ये लोग ये इसमें है कि जो घड़ी लगी है इनकलाब स्क्वायर पे और जहां आज पूरा प्रदर्शन हुआ, सब कुछ हुआ, इस घड़ी में ये पूरा उस घड़ी में है कि ये इजराइल की उल्टी गिनती है। कितने साल बचे, अब 5 साल बचे, अब 7 साल बचे, इस तरीके से वो घड़ी लगी है कि अब ये घड़ी के हिसाब से, अब ये सोचे इतना कमिटमेंट है और अब वो लोग पावर में आ गए। अब जो लोग नेगोशिएट कर रहे थे, ट्रंप ने, सोचिए जब इजराइल ने हमले किए 13 या 14 तारीख को, ट्रंप ने कहा, और उसने उस समय वो धमकियां दे रहा था, आज वो ऐसी बात कर रहा है, उस समय धमकियां दे रहा था। ट्रंप ने कहा जिन लोगों से हम नेगोशिएट कर रहे थे दे आर नॉट अलाइव, वो मारे गए सब। मतलब वो जो लिबरल लॉबी इनसे नेगोशिएट कर रही थी उसी को मार दिया इन्होंने। और अब जो सेक्शन आया है वो ज्यादा यूथ ओरिएंटेड है, वो ज्यादा, उसका मास बेस भी ज्यादा है, वो रेवोल्यूशनरी उसका ओरिएंटेशन भी है, जिसको दुनिया नहीं समझ रही है। अभी दुनिया को नहीं पता है कि ये लोग कौन है जो नए आए, क्योंकि खामनेई साहब अकेले, भाई वो तो एक
एक लीडर है, सुप्रीम लीडर। और पूरा ये जो नया तबका आया है, इनके जो साथ के मैं उनका नाम एग्जैक्टली भूल रहा हूं, जो हमास के कोऑर्डिनेटर थे और जो मारे गए, इजाद सईद या ऐसे ही उनका मैं नाम भूल रहा हूं, शहीद हुए, वो हमास के कोऑर्डिनेटर थे। और तो ये जो बात है कि ये वो वाली फोर्सेस हैं जो हमास के साथ की हैं, यानी जो हमास की जो रेवोल्यूशनरी लाइन है और जो शिया सुन्नी यूनिटी वाली लाइन है, मुस्लिम ब्रदरहुड, और जो शिया जो खुमैनिज्म है, उसमें एकता की बात है। मैं थोड़ा वैचारिक पहलू भी रख रहा हूं, लोगों को थोड़ा समझ में नहीं भी है तो उसको वो रिसर्च कर सकते हैं। तो ये जो बात है राजीव जी, इससे देखिए सिचुएशन और ज्यादा टकराव की तरफ बढ़ेगी। मेरा एकदम दूसरा व्यू है। जी जी, सिचुएशन टकराव की तरफ बढ़ेगी। एक छोटा क्लोजिंग कमेंट अमलेंदु उपाध्याय जी आपसे। आवाज नहीं आ रही आपकी, अनम्यूट कीजिए। जी राजीव जी, तनाव बढ़ेगा निश्चित तौर पे, ये सही है, लेकिन ट्रंप साहब की नजर नोबेल पुरस्कार पर ही है, ये समझ में आ रहा है। सीज फायर जो करा रहे हैं तो भारत और पाकिस्तान के बीच का भी वो उसमें हवाला देंगे। और अब उनके ही एक सांसद हैं, उन्होंने बाकायदा नोबेल प्राइज पुरस्कार समिति जो उसको चिट्ठी लिखी है कि ट्रंप साहब को नोबेल प्राइज पुरस्कार दिया जाए, क्योंकि उन्होंने ईरान और इजराइल के बीच जो है वो सीज फायर कराया है। ये उन्होंने चिट्ठी लिख दी है वो, और ट्रंप साहब जो है बल्ले बल्ले इस समय हो रहे हैं, तो नोबेल पुरस्कार ट्रंप साहब को मिलेगा जरूर। तो क्या राजीव जी, आपदा में अवसर ढूंढना, क्या ट्रंप साहब ने भी सीख लिया है कि पहले आपदा पैदा करो फिर अवसर निकाले जाएं, कि पहले इजराइल से हमला कराओ फिर सीज फायर कराओ? तो क्या ये इसलिए था नोबेल प्राइज के लिए? अब इस पर भी सवाल उठेंगे, आगे बातें होंगी। लेकिन जिस समय हम लोग चर्चा कर रहे हैं राजीव जी, नेतन्याहू बहुत बुरी तरीके से घिरे हुए हैं, और इस समय खबर ये आ रही है कि वो अपने मिनिस्टर के साथ बैठक कर रहे हैं, कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं। कुछ बड़ा फैसला शायद वहां से भी आ सकता है। नेतन्याहू का बयान लेकिन नहीं आया। आप लोगों ने अगर सुना हो अभी पिछले 10-12 घंटे में उनका बयान कहीं, उनका कोई बयान नहीं दिखाई सुनाई पड़ा। बाकी सबके बयान आए हैं, खामनेई के बयान आए हैं, इजराइल के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, इन सब के बयान आए हैं, ईरान के आए, और अमेरिका से तो डोनाल्ड ट्रंप लगे हुए हैं, बिल्कुल शानदार अकेले बैटिंग कर रहे हैं फील्ड में। तो सब कुछ है, लेकिन इनका बयान क्यों नहीं आया है ये भी देखना। आप बता रहे हैं कि बैठक कर रहे हैं, हो सकता है उसके बाद आए, इंतज़ार रहेगा उस पर भी। लेकिन ये दोनों देश, खासकर इजराइल और जो है ईरान में, इस वक्त जब जश्न मनाया जा रहा है, विजय की घोषणा हो गई, और हर स्क्वायर पे 6 बजे शाम को ईरान के समय के अनुसार वहाँ पे जश्न का आलम है। अभी इस वक्त हो रहा होगा, और क्योंकि 2 घंटा ईरान हमसे पीछे है उस हिसाब से देखा जाए तो। लेकिन उसके बाद क्या शांतिपूर्ण ये रात गुजरेगी, चाहे ईरान की हो या इजराइल की हो, ये देखना होगा, क्योंकि ये एक गंभीर चुनौती डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी है। अगर डोनाल्ड ट्रंप इस चुनौती को आज की रात को पार कर जाते हैं तो शायद कल से थोड़ी सी शांति की ओर बढ़ेंगे। लेकिन आप सब ने बहुत सही बात कही कि कम से कम 10-12 दिन अभी इंतजार की जरूरत है, आगे क्या कुछ होता है। मिश्रा जी भी कह रहे थे, प्रशांत जी भी कह रहे थे, अनिल जी भी, आप सब तमाम साथी कह रहे थे। तो इंतजार रहेंगे, हम लोग करेंगे और नजरें रखेंगे हम लोग कि आखिर चलता क्या है मिडिल ईस्ट में। बहुत इंपॉर्टेंट